नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं किशन चौधरी आज एक विशेष टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है उस कार्य करने के प्रति जान लगाने की। जान लगा दो या जाने दो। जी हाँ, ऐसे ही टॉपिक पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप बीते 24 घंटे या बीते 1-2 दिन से सुनते आ रहे हो एनआरए और जो सीईटी की जो एग्ज़ाम, मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक देश एक परीक्षा। तो आज हम उसी एक देश एक परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, एनआरए से संबंधित हम उन तथ्यों की चर्चा करेंगे जो आपने अब तक जो भी न्यूज़ चैनल्स में एनआरए और जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसके बारे में बताया गया है उसमें आपने नहीं सुना। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस एग्ज़ाम में, सिलेबस क्या होगा, कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन होगा, स्कूल वालों के लिए इस एग्जाम में क्या होगा, जो ग्रेजुएट हैं, स्नातक जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का पूरा आनंद ले सकें। ठीक है, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं एनआरए की, सीईटी। तो सबसे पहले तो हम इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। एनआरए की फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी की फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, ये एक एजेंसी मतलब ये संस्था है। अब ये संस्था क्या करेगी, ये संस्था एक तो रेलवे, जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम पॉइंट लें तो ये जो संस्था है वो रेलवे, आईबीपीएस और एसएससी की जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं, या यूं हम कह सकते हैं कि जो टायर फर्स्ट जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को क्या करेगी, ये कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब साझा पात्रता परीक्षा, या इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं सीएटी। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित एक एजेंसी है जो 2021 में रेलवे से संबंधित, आईबीपीएस से संबंधित और एसएससी से संबंधित जो भी ग्रुप बी व सी, या यूं कह सकते हैं ग्रुप डी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, उनके लिए एक ही एग्जाम, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में भी बताया था, एक देश एक परीक्षा, तो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और वो एजेंसी है एनआरए। और वो एग्जाम कौन सी होगी, एग्जाम होगी सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो भी पोस्ट है, ठीक है, लोको पायलट की है, एनटीपीसी वाली जो एग्जाम है वो, उनकी बात करें केवल टायर फर्स्ट की। ठीक है, आईबीपीएस की अगर बात करें, हम बैंक की अगर बात करें तो कलर और पीओ की जो एग्जाम है वो, अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी 10+2 है, एसएससी सीजीएल है और एसएससी सीपीओ एसआई है, सीपीओ एसआई है। इन एग्जाम के लिए ये एक परीक्षा आयोजित होगी। दूसरी बात, इस परीक्षा के केंद्रों की अगर हम बात करें, अगर हम इस परीक्षा के केंद्रों की बात करें तो पूरे देश में जितने भी जिले हैं, जिला मुख्यालय पर एक सेंटर आपको जरूर मिलेगा। हालांकि अगर जैसे जिला बड़ा है तो वहां पे 2 सेंटर भी हो सकते हैं, लेकिन देश के हर जिले में एनआरए का क्या होगा, परीक्षा केंद्र बनेगा। इससे प्रॉफिट क्या होगा, इससे प्रॉफिट ये होगा कि जो कैंडिडेट जिस क्षेत्र का निवासी है वो उसी क्षेत्र में इस एग्जाम को दे सकता है। ये काफी यूजफुल है उन अभ्यर्थियों के लिए जो
एग्जाम देने के लिए बाहर जाते हैं। जैसा मुझे याद है 2016 में मैं रेलवे की एग्जाम देने के लिए कोलकाता गया था। कोलकाता मैंने एग्जाम देने के बाद में सेकंड एग्जाम के लिए दिल्ली गया था। तो अब आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ आप राजस्थान से कोलकाता जा रहे हो तो आपको जाने में कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा। अब आप बाई ट्रेन जाओगे, बाई बस से जाओगे, बाई गाड़ी से जाओगे या बाई एरोप्लेन से जाओगे तो वहां पे खर्चा भी आएगा, प्लस दिमाग में भी ऐसे सोच अपनी बनी रहेगी कि यार हम एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, सेंटर कहाँ होगा, कैसे मिलेगा, कोलकाता जो शहर है वहां पे लैंग्वेज क्या होगी, मैं वहां सेंटर पे पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस एग्जाम की वजह से सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो पूरे देश में जितने भी जिले हैं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा। फिर अगर हम बात करें आगे एग्जाम, तो एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, तो जो एनआरए के द्वारा जो सीईटी की जो एग्जाम करवाई जाएगी, जो कंडक्ट करवाई जाएगी वो होगी कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगी, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड आधारित या कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगी। ठीक है, फिर इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चंस है वो होंगे मल्टीपल चॉइस पर्सन। ठीक है, तो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस पर्सन होंगे। अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम है वो मुख्य परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि सीईटी की एग्जाम आपने दे ली और आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा, नहीं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि जो रेलवे है, आईबीपीएस है और जो एसएससी की जो एग्जाम्स है, तो देखो हम जैसे मान लीजिए हम आईबीपीएस की एग्जाम्स की चर्चा करते हैं, तो आईबीपीएस में क्या होता है, एक तो होती है प्री एग्जाम, एक होती है मेन एग्जाम, ठीक है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह या जो थर्ड एग्जाम है। ऐसे अगर हम जैसे एसएससी की बात करें तो एसएससी में प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और फिर इंटरव्यू। तो अब क्या होगा कि जो पहले अभ्यर्थी जैसे आईबीपीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको आईबीपीएस की प्री एग्जाम भी देनी होती थी, मेन एग्जाम भी देनी होती थी और इंटरव्यू लेके लिए जाना होता था। एसएससी का अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है तो प्री एग्जाम देते थे, फिर मेन एग्जाम और फिर इंटरव्यू वगैरह। या अगर रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, रेलवे का उन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू के इन सब दौरों से उनको गुजरना होता था। अब क्या होगा, अब जो ये सीईटी की एग्जाम है वो जो आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे की जो प्री एग्जाम है वो अलग अलग न देकर अभ्यर्थी इस टेस्ट के माध्यम से तीनों में एलिजिबल होगा। ठीक है, मतलब तीनों की अलग अलग प्री एग्जाम नहीं देनी होगी। मेन एग्जाम तो ऐसे जैसे पहले लगती आई है वैसे ही लगेगी, लेकिन ये जो तीन एग्जाम यहाँ न देकर अभ्यर्थी केवल एक एग्जाम दे सकता है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये कब कब आयोजित होगी, तो ये आयोजित होगी साल में 2 बार। अभी टाइम वगैरह कौन से मंथ में आयोजित होगी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये वर्ष में कितनी बार आयोजित होगी, वर्ष में 2 बार आयोजित होगी। और एक बार अगर किसी अभ्यर्थी ने एग्जाम दे दी तो एक बार एग्जाम देने के बाद में उसका जो स्कोर कार्ड है, अभ्यर्थी का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। कितने साल तक वैलिड रहेगा, 3 साल तक वैलिड रहेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने 2021 में एग्जाम दी, तो 2021 में जो एग्जाम दी और 2021 में जो आपका स्कोर कार्ड है वो 2021, 2022 और 2023 तक वैलिड रहेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर 2023 तक वैलिड रहेगा तो क्या हम 2024 में एग्जाम नहीं दे सकते? बिल्कुल, आप 2024 में भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन फिर ये जो पिछला जो स्कोर कार्ड है वो आपका मान्य नहीं होगा। फिर ऐसी स्थिति में जो आगे की जो 3 साल में जो स्कोर कार्ड आपने बनाया है और जो उच्चतम स्कोर कार्ड है वो आपका मान्य होगा। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम कितनी बार एग्जाम दे सकता है? अधिकतम वो दे सकता है 3 साल तक, मतलब हर एग्जाम में आप पार्टिसिपेंट हो सकते हो, प्रतिभागी बन सकते हो। स्कोर आपका कौन सा जोड़ा जाएगा? स्कोर जोड़ा जाएगा, मान लीजिए आपने प्रथम वर्ष 2 एग्जाम दी, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम,
फर्स्ट एग्जाम में आपने 80% मार्क्स प्राप्त किए और सेकंड एग्जाम में आपने 90% एग्जाम प्राप्त किए। तो ये 80% जो स्कोर है और जो 90% स्कोर है, आपका स्कोर काउंट होगा 90% वाला। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें उच्चतम स्कोर आपका मान्य होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने जैसे थर्ड एग्जाम और दी, भाई एग्जाम कितनी देनी है इसके लिए आप बाध्य नहीं हो, जितनी मर्जी आए उतनी एग्जाम दे सकते हो। साल में 2 बार आयोजित होगी, दोनों बार आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने तीसरी एग्जाम दी और तीसरी एग्जाम में आपके मार्क्स आए 75%, तो ऐसी स्थिति में भी जो तीनों स्थितियों में जो उच्चतम स्कोर है वही आपका मान्य होगा। मतलब 90% वाला जो स्कोर है वो आपका मान्य होगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी पेपर अच्छा हो जाता है और कभी पेपर अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो उच्चतम स्कोर होगा वही आपका क्या होगा, मान्य होगा। तो 3 साल तक आपका वो उच्चतम स्कोर मान्य रहेगा। वर्ष में 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होगी। और जैसा कि अभी कुछ 1-2 दिन पहले जो अपने सूचना मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने कहा है कि इसके लिए एनआरए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल जारी करने वाला है। तो ऑनलाइन पोर्टल भी इसके लिए जल्द ही जारी किया जाएगा। अब हम बात करें आयु सीमा की, तो यहाँ आयु सीमा की बात करें तो आयु जो होगी वो अधिकतम आयु सीमा अभी डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन यहाँ अधिकतम आयु सीमा डिसाइड की जाएगी। एग्जाम आप कितनी भी बार दे सकते हो। और जैसा कि अन्य एग्जाम में अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी जाती है अलग अलग वर्ग को, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल वाले हैं, ठीक है, तो जो छूट दी जाएगी वो यहाँ पे भी दी जाएगी। अब जो एग्जाम है वो कितने स्तर पर होगी, तो एग्जाम होगी यहाँ पे 3 स्तर पर, और वो 3 स्तर होंगे। एक होगा 10वीं, 12वीं और स्नातक। 3 स्तर पर एग्जाम होंगे। कौन कौन एग्जाम दे सकता है? जैसे स्नातक का कोई अभ्यर्थी है वो तीनों स्तर की एग्जाम दे सकता है। अगर कोई 12th का कोई स्टूडेंट है तो वो 10th और 12th दोनों स्तर की एग्जाम दे सकता है, वो स्नातक स्तर की एग्जाम नहीं दे सकता। और अगर कोई 10th लेवल का जो अभ्यर्थी है तो वो केवल 10th लेवल की एग्जाम दे सकता है, वो न तो 12th वाली दे सकता है और न स्नातक वाली एग्जाम दे सकता है। मतलब स्नातक अभ्यर्थी है वो 10th, 12th और स्नातक लेवल की तीनों एग्जाम में पार्टिसिपेट बन सकता है। 12वीं का अभ्यर्थी है वो 10वीं और 12वीं 2 ही एग्जाम में पार्टिसिपेट बन सकता है, वो स्नातक एग्जाम नहीं दे सकता। और 10वीं का जो अभ्यर्थी है वो केवल 10वीं लेवल की जो एग्जाम है वो दे सकता है, वो 10th और 12th वाली एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं बन सकता। इसी के साथ साथ हमें एक ये फायदा भी होगा कि जो स्कोर कार्ड होगा वो हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम में ले सकते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी इस स्कोर कार्ड को हम साझा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इस स्कोर कार्ड से गवर्नमेंट जॉब ही प्राप्त करो, प्राइवेट सेक्टर में भी इस स्कोर कार्ड को हम काम में ले सकते हैं। जैसे हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हम यहाँ जो कोचिंग संस्थान है वहां पे भी ऐसे टीचर से सिलेक्ट करें जिन्होंने एनसीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें काफी अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा चुका है। ठीक है, तो और अब देखो इसके फायदे क्या होंगे। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के हैं वो काफी फायदे हैं। अभी स्टूडेंट का एक कमेंट आया था कि सर एक और एग्जाम सर के ऊपर लाद दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट के लिए ये काफी बेहतर टेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो रेलवे की, आईबीपीएस की या फिर एसएससी की अलग अलग फॉर्म अप्लाई करता था, अलग अलग एग्जाम देता था। तो आप सोचिए एक कैंडिडेट 3 एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उसको अलग अलग जगह 3 बार फीस पे करनी होगी और 3 स्थानों पर वो अलग अलग स्थानों पर 3 बार एग्जाम देने के लिए जाएगा तो कितना खर्च आएगा। जबकि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में केवल एक एग्जाम होगी और एक एग्जाम से वो तीनों विभागों में क्वालिफाई होगा। ठीक है, अब भाषाओं की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है अपना भाषाओं का। तो ये जो एग्जाम है वो अलग अलग भाषाओं में कंडक्ट होगी। मतलब जो 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में
जो 22 भाषाएं दे रखी हैं, उन 22 भाषाओं में से 12 भाषाओं में ये एग्जाम कंडक्ट होगी। पहले ये एग्जाम केवल इंग्लिश और हिंदी दो ही एग्जाम भाषाओं में कंडक्ट होती थी, लेकिन अब ये 12 भाषाओं में कंडक्ट होगी। ठीक है, तो अलग अलग परीक्षाओं के कारण जो परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी थी और जो वित्तीय बोझ था वो भी अभ्यर्थियों का क्या होगा, कम होगा। और इसी के साथ जो भर्ती परीक्षाएं जो समय पर नहीं होती थी, उनके समय पर होने की संभावना भी बढ़ेगी। और विशेष तौर से महिलाओं के लिए भी ये टेस्ट काफी यूजफुल होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक विडंबना है या हमारे समाज की विडंबना है कि अगर महिलाओं का कहीं सेंटर दूर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको अकेली या मतलब घर वाले उसको अकेली एग्जाम देने के लिए नहीं भेजते हैं, तो या तो वो पर्सनल व्हीकल से एग्जाम देने के लिए जाती है, तो संभव है वित्तीय बोझ बढ़ेगा, या उसके साथ में कोई भी उसके पेरेंट्स हैं वो एग्जाम दिलाने के लिए जाते हैं, तो वित्तीय बोझ उसके ऊपर बढ़ेगा। तो विशेष तौर से महिलाओं को काफी फायदा होगा, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट में वो एग्जाम दे पाएंगे। 12 भाषाओं में होगी। ठीक है, और यूं कह सकते हैं कि जो सीईटी है वो एक छलनी की तरह है, मतलब जिस प्रकार से छलनी छानने का कार्य करती है, उसी प्रकार से सीईटी जो एग्जाम है वो पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को न पढ़ने वाले अभ्यर्थियों से अलग करेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके दिमाग में उपज रहे सभी सवालों का उत्तर दे पाएगा। और अगर किसी प्रश्न में अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके दिमाग में जो उपज रही समस्या है, उनका हम समाधान कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।